Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic evolution of atmosphere and hydrosphere. So लास्ट वीडियो में हमने evolution of lithosphere पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अर्थ जो है उसके अंदर बहुत सारे जो लेयर्स हैं वो बन गए उसके डेंसिटी के बेसिस पर। अब हम देखेंगे अर्थ का एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर जो है वो कैसे चेंज हुआ है। The present composition of Earth's atmosphere is chiefly contributed by the नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आज का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का उसमें ज्यादातर आपको क्या देखने मिलेगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है एंड उसके बाद ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर में देखने मिलेगी। यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में आप इन कंपोजिशन के बारे में पढ़ोगे। देयर आर 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो जो आज का एटमॉस्फेयर है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरा है। The first stage is marked by the loss of primordial atmosphere। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या हुआ, जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है वो खत्म हुआ। In the second stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere। Second stage में क्या हुआ, जो hot interior है अर्थ का, अर्थ जो है वो क्योंकि अंदर से गर्म है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो बदला। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या हुआ हॉट अर्थ की वजह से। देन फाइनली जो थर्ड स्टेज है वो है द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर है वो लिविंग वर्ल्ड की वजह से चेंज हुआ। मतलब थर्ड स्टेज आने तक अब अर्थ पर लाइफ आ चुकी थी एंड जो लाइफ है वो क्या कर रही थी, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आए। तो ये 3 स्टेप्स से होकर गुजरा है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, तब जाके वो प्रेजेंट फॉर्म में आ पाया है। The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds। तो जो early atmosphere था, मतलब जब अर्थ बनी थी तो उसके चारों तरफ जो शुरुआती दौर में एटमॉस्फेयर बना था वो हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना हुआ था। एंड ये माना जाता है कि वो जो शुरुआती दौर का एटमॉस्फेयर है वो सोलर विंड्स की वजह से स्ट्रिप ऑफ हो गया था। मतलब जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। ये किसका है, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम का मेनली एटमॉस्फेयर बना हुआ है। शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे सन है, ये सन है एंड इस सन से क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। एक तरीके से क्या होता है, बहुत सारी इस तरीके से तूफान सा निकलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारे चीजें जो हैं होती हैं एंड दूसरे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप न्यूज में भी देखते होंगे जब कभी कभी क्या आता है कि अब एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है, अर्थ जो है वो एक सोलर स्टॉर्म देखने वाली है। तो सोलर स्टॉर्म क्या होता है, सूरज से एक तूफान सा, एक बहुत मतलब विंड्स की तरह जो हैं वो अर्थ की तरफ आती है। नॉट जस्ट अर्थ की तरफ बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ भी ये सोलर विंड्स जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये इस एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप ऑफ कर देती हैं। वो इतनी तेज थी, आज का एटमॉस्फेयर फिर भी स्टेबल है बट शुरुआती दौर में जो एटमॉस्फेयर था वो इतना स्टेबल नहीं था, वो बहुत ही हल्का सा एटमॉस्फेयर था। तो वो सोलर विंड्स की वजह से क्या हुआ, स्ट्रिप ऑफ हो गया, ये पूरा उड़ गया। ठीक है, जो सोलर विंड्स हैं उन्होंने एटमॉस्फेयर को ऐसे उड़ा दिया, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बाहर चला गया। अब अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन हीलियम वाला नहीं है, वो उड़ गया। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन हीलियम वाला एटमॉस्फेयर है वो उड़ गया, ठीक है, सोलर स्टॉर्म की वजह से। This happened not only in case of the Earth but also in all the terrestrial planets, which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar winds। अब अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं था जिसके एटमॉस्फेयर को एक तरीके से सोलर विंड्स ने उड़ा दिया। अर्थ के साथ साथ दूसरे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं, हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सन है, तो सन को येलो से बनाते हैं एंड सन के बाद अब यहाँ पे क्या है, प्लैनेट्स हैं। तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स।
ठीक है, इस तरीके से हमने याद किया है। तो एम एंड जे के बीच में एक है एस्ट्रॉइड बेल्ट। मैंने कैसे याद किया है, एम जे मतलब जैसे माइकल जैक्सन है उनके नाम से ऐसे याद किया है ताकि पता चल जाए किन किन प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स, या फिर उन्हें कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, इसी तरीके से एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट, उनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट कहते हैं। एंड जोवियन प्लैनेट के साथ साथ इनको गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। मतलब ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये ज्यादातर गैस के बने हुए हैं, गैसियस बॉडी हैं। एंड यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले जो प्लैनेट्स हैं वो फिर भी थोड़े सॉलिड बॉडीज हैं। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, मतलब कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनके एटमॉस्फेयर को सोलर विंड्स ने उड़ा दिया। बाकी जो दूर है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से दूर जो हैं प्लैनेट्स, उन तक सोलर विंड्स इतना ज्यादा असर नहीं डाल पाई, तो उनके प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर पे सोलर विंड्स का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। बट ये जो इनर प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा सोलर विंड्स का। इन इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि डेंस प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स, तो इस तरीके से भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, तो अर्थ के साथ साथ बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है उनको भी सोलर विंड्स ने उड़ा दिया। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, gases and water vapor were released from the interior solid earth। तो देखो, जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो उसमें से काफी ज्यादा गैसेस, वाटर वेपर, ये सारी चीजें निकली। देखो, जब भी आप जैसे पानी गर्म है या चाय वगैरह गर्म रहती है और जब उसको ठंडा करते हो तो देखते हो ना उसमें से भाप निकलती रहती है ना। तो इसी तरीके से अर्थ भी बहुत ज्यादा गर्म थी एंड उसमें से बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर, ये सारी चीजें निकल रही थी। और जैसे जैसे अर्थ ठंडी हो रही थी वैसे वैसे अपने अंदर से वो गैसेस निकाल रही थी। तो हुआ क्या कि अर्थ जब ठंडी हुई तो उसमें से काफी सारी चीजें जो हैं निकली। अब अर्थ का सरफेस मान लो कुछ ऐसा है, एकदम इवन तो नहीं है अर्थ का सरफेस, जैसे इसमें क्रैक्स भी हैं, इसमें क्रेटर्स भी हैं, ठीक है, इस तरीके से गड्ढे वगैरह भी हैं। सो कुछ ऐसा है अर्थ का सरफेस। अब इसमें से क्या हो रहा है, बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, अर्थ क्योंकि अंदर से गर्म है, एंड हमने पिछली क्लासेस में ये चीज तो पढ़ी हुई है कि वोल्केनो कैसे निकलता है। जब यहाँ पे मैग्मा रहता है, क्रैक के थ्रू मैग्मा जो है वो बाहर आता है एंड लावा की फॉर्म में वो फूटता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह से वोल्केनो जो है वो भी निकल रहा है, तो वोल्केनो भी निकलेगा। तो जो वोल्केनो है, वोल्केनो में से भी काफी सारी चीजें जो है बाहर निकलती हैं, उसमें से भी गैस, वाटर वेपर, ये सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिज्म हो रहा है और बहुत भारी मात्रा में वॉल्केनिज्म हो रहा है। इसके साथ साथ इन जनरल जब अर्थ, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसमें से काफी सारी गैसेस जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के अंदर से जितनी भी गैसेस निकल रही हैं, वाटर वेपर निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। अब देखो, पहली स्टेज में क्या हुआ था, जो हाइड्रोजन हीलियम वाला एटमॉस्फेयर था अब वो उड़ चुका है। अब सेकेंड स्टेज पे जो एटमॉस्फेयर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, अर्थ में से निकलने वाली गैसेस के थ्रू बन रहा है। तो कौन कौन सी गैसेस निकल के एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन भी थी। The process through which the gases were outpoured from the interior is called degassing। तो आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू अर्थ में से ये पूरी गैसेस वगैरह बाहर आ रही हैं, इसको क्या बोला जा रहा है, डी गैसिंग। मतलब गैस जो है वो बाहर निकल रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो सेकंड स्टेप है जिसमें अर्थ के इंटीरियर से गैसेस बाहर जा रही हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, डी गैसिंग। कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। तो जो
वॉल्केनिक इरप्शंस हैं उनमें से भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर निकले एंड दूसरी गैसेस निकली जो कि एटमॉस्फेयर में गई. एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड. अब जैसे जैसे अर्थ ठंडी हो रही थी तो वाटर वेपर जो है अब वो कंडेंस हो रहे थे. जो भाप है वो ठंडी होके पानी के बूंद की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जमने लगी. मतलब देखो ये चीज आपने देखी होगी, जैसे अगर कोई पानी वगैरह आप गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो एंड उसके ऊपर आप ढक्कन रख देते हो तो ढक्कन पे क्या होता है, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स जो है वो इकट्ठी हो जाती है. ठीक है, तो जैसे ही कूलिंग होती है वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ के साथ भी वही हुआ. अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर गए ऊपर वो अब कंडेंस होने लगे, अब वो पानी के बूंद बनने लगे. अब जब पानी की बूंद बनेगी तो क्या होगा, ऊपर बादल बनेंगे. देखो बादल कैसे बनते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स या कुछ गैसेस वगैरह रहती हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं. अब इसके आसपास जो है, इन पार्टिकल्स के आसपास पानी जमा होने लगता है, पानी जो है वो इकट्ठा होने लगता है बहुत छोटी मात्रा में, मतलब बहुत ही छोटे साइज के होते हैं ये. और इसके बाद हमें एक बहुत छोटी सी बूंद पानी की नजर आती है. ठीक है, और यही इसी तरीके से जब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के आसपास, बहुत सारे सॉल्ट पार्टिकल्स के आसपास इस तरीके से पानी जमा हो जाता है तो हमें दिखने में क्या लगता है, वो बादल. वो चीज क्या बन जाती है, बादल. तो बादल कुछ नहीं है, बादल क्या है, ये जो ड्रॉपलाइट्स है ना, यही है, ऊपर जाके कंडेंस हो गई हैं. जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो गया है, तो बादल इस तरीके से हमें नजर आते हैं. तो क्या हुआ, अर्थ के अंदर से बहुत सारी गैसेस निकली, उसके साथ वाटर वेपर भी निकला. अब अर्थ ठंडी हो रही है. अब जब अर्थ ठंडी होगी तो जो वाटर वेपर अर्थ के अंदर से निकला था अब वो कंडेंस होने लगेगा एटमॉस्फेयर में और बादल बनने लगेंगे. The carbon dioxide in the atmosphere get dissolved in rainwater and temperature further decreased causing more condensation and more rains. अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पानी की बूंदों के साथ मिलने लग गई, वो डिजोल्व होने लग गई. मतलब मान लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, एंड ये वाटर वेपर के साथ मिल जाएगी. ठीक है, उसमें घुल जाएगी. तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रेन वाटर के साथ मिल गई और रेन वाटर के साथ फिर वो नीचे आ गई. ठीक है, क्योंकि बारिश के पानी में वो मिल चुकी है. एंड बारिश का पानी जब नीचे आएगा तो क्या होगा, अब जो समुद्र बनेंगे, जो ओशियन बनेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी. ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी. जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पानी के साथ मिल गई, आसमान में ही पानी के बूंदों के साथ वो मिल गई. ठीक है, एंड जब ये पानी बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के साथ नीचे आ जाएगी. The rainwater falling onto the surface got collected in depressions to give rise to oceans. अब बारिश जो हो रही है, बादल बने, बादल के साथ क्या हुई, बारिश. ठीक है, बादल बनने के बाद क्या हुई, बारिश हुई. बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये डिप्रेशंस थे, जो अर्थ के ऊपर गड्ढे थे, अब उनमें पानी जो है वो जमा होने लग गया. ऊपर बादल हैं, बारिश हो रही है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गड्ढे हैं अब वो पानी से भरने लगे. ठीक है, अब वो पानी से क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं, एंड धीरे धीरे करके पूरा क्या बन जाएगा, ये ओशियन बन जाएगा. अब यहाँ पे क्या बन गया, ओशियन बन गया. द अर्थ्स ओशियन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. अब देखो अर्थ जो है वो कितने साल पहले बनी थी, 4600 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ बनी थी. अर्थ के बनने के 500 मिलियन सालों में क्या हुआ कि जो ओशियन वगैरह हैं वो बनने लगे. तो हम कह सकते हैं लगभग 4100 मिलियन ईयर्स पहले या फिर अराउंड 4000 मिलियन ईयर्स पहले ओशियंस बनने लग गए. दिस टेल्स अस दैट द ओशियंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स. तो लगभग 4000 मिलियन ईयर्स पहले ओशियंस बन गए थे. समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगिन टू इवॉल्व. अब लगभग 3800 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ बनने लगी. However, around 2500 to 3000 million years before the present, the process of photosynthesis got evolved. देखो क्या हुआ, सबसे पहले बारिश हुई, बारिश की वजह से क्या हुआ, ओशियंस बने. अब ओशियंस क्या है, पानी है, हवा है. अब लाइफ को क्या चाहिए, मतलब हम जितनी भी आपको लाइफ फॉर्म मिलेगी वो किस पे जिंदा है, हवा, पानी. ठीक है, मेन बात तो हवा पानी है.
ठीक है, जमीन है, इन सारी चीजों से हम बने हैं। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर हमें कंडूसिव एटमॉस्फेयर मिला, उसके साथ साथ जैसे ही पानी जो है धरती पे आया, तो अब कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगे। आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शंस होने लग गए, एंड उन केमिकल रिएक्शंस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनने लग गए, लाइफ जो है वो बनने लग गई। जैसे देखो, आप अगर देखोगे ना, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो डीएनए है, उसमें नाइट्रोजन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो एसिड से बनते हैं, एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स बनाती हैं, एंड एमिनो एसिड जो है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का ही पार्ट है। तो हमारी बॉडी जो है वो इन एलिमेंट्स से ही बनी है। आप यूं कह सकते हो, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, वो एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो जो लाइफ है वो केमिकल रिएक्शन से ही शुरू हुई। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स थे, वो एक साथ आए, उन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शन किया, कुछ कॉम्प्लेक्स सा केमिकल रिएक्शन किया, उसके साथ और एलिमेंट्स जुड़े, और चीजें हुई, एंड धीरे धीरे करके आज इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, जो आप दूसरे पेड़ पौधे देखते हो, आप जानवरों को देखते हो, तो ये सारी लाइफ जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई। तो देखो, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, हम कोई एक दो साल में लाइफ नहीं बनी है, तो बहुत ही धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ है, एंड बहुत ही छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन से आज लाइफ ऐसी बनी है। तो केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हुए, जिससे लाइफ बनी, एंड आज से लगभग 2500 टू 3000 मिलियन ईयर्स पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब वो सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रोसेस करने लग गए। मैंने बताया था ना कि मतलब मैं इस पे क्यों ध्यान दे रही थी कि अब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घुल गई। जो नीचे ओशियंस वगैरह बने, उनमें क्या है, उनमें CO2 है। तो ये CO2 क्या करेगा, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स सनलाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। तो ओशियन में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको उन्होंने इस्तेमाल किया अपने फूड के लिए, एंड फोटोसिंथेसिस मतलब कि सनलाइट का इस्तेमाल करके अब ऑर्गेनिजम्स खाना बनाने लग गए। एंड फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो अब क्योंकि ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करने लग गए, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लग गई। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे टाइम तक लाइफ जो है वो ओशंस में ही कन्फाइंड थी, क्योंकि सबसे अर्ली जो लाइफ है वो ओशन के अंदर ही बनी थी। वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो ओशन के अंदर हुए थे, एंड इसी में उन्होंने फोटोसिंथेसिस वगैरह करनी शुरू की, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन जो है वो निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन जब रिलीज होगी तो समुद्र में ऑर्गेनिज्म है, समुद्र में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगी, समुद्र में ही जाएगी। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, समुद्र या जो ओशियंस है वो सैचुरेटेड होने लग गए। दे वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। सैचुरेटेड क्या होता है कि मतलब किसी चीज के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को होल्ड करने की जितनी क्षमता है, अगर वो उस लास्ट क्षमता तक पहुंच जाता है तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ऐसे शायद समझना आया हो। मान लो ये एक जार है, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी है कि ये इतना पानी, मतलब जितनी इसका साइज है, ये इतना पानी होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा पानी ये होल्ड नहीं कर सकता। तो जब पानी एकदम इसके एंड तक भर जाएगा तो हम एक तरीके से कह सकते हैं ये चीज सैचुरेट हो गई, ठीक है। जैसे हवा है, हवा के अंदर एक कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। अगर एक लिमिट के से ज्यादा पानी अगर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो फिर वो जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो बूंदे बनने लगेगा। तो एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई, ठीक है। मतलब जितनी उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है, अगर वो उस पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ओशन का पानी जो है वो सैचुरेट हो गया, जितनी ऑक्सीजन ओशियन होल्ड कर सकता था उतनी ऑक्सीजन अब ओशन के पानी में है। इससे ज्यादा ऑक्सीजन ओशन का पानी होल्ड नहीं कर सकता। अब अगर ओशियन में ऑक्सीजन नहीं होल्ड हो सकती तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर जाने लगेगी। अगर ये ओशन है, इसमें जितनी भी ऑक्सीजन आ सकती थी आ चुकी, इससे ज्यादा ऑक्सीजन जो है अब वो बाहर जाएगी। अब वो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स, ओशन के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, अब वो ओशियन से बाहर जाने लगेगी, क्योंकि अब ओशन के पास कैपेसिटी नहीं है उतनी ऑक्सीजन को होल्ड करने की। तो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। लगभग 2000 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में फ्लड होने लग गई, एटमॉस्फेयर में जाने लग गई।
और जब ऑक्सीजन ओशन से निकल के बाहर जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो अब धीरे धीरे लाइफ ओशन के बाहर भी बनना शुरू हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कैसे हुआ। ठीक है, आपको समझ तो आ गया होगा कुछ कुछ ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो एक तरीके से स्निपेट है वो हमें यहाँ पे भी देखने मिला, आइडिया लग गया कि लाइफ कैसे बनी। बट थोड़ा सा और डिटेल में सेम चीज को हम एक्सटेंड करके पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले सेक्शन में, जिसमें हमें समझ आएगा कि लाइफ कैसे बनी। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आया होगा कि एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर किस तरीके से इवॉल्व हुए।